कोई दो इवेंट है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ का क्या मतलब है कि ये दोनों इवेंट अकर हो रहे हैं। ठीक है, अब ये सिचुएशन कैसे अराइज हो सकती है कि हो सकता है हम यूं कैलकुलेट कर रहे हों कि एक डेक ऑफ कार्ड्स है अपने पास। डेक ऑफ कार्ड्स मतलब ताश की गड्डी। ठीक है, डेक ऑफ कार्ड्स है, उससे हमने एक और कार्ड निकाला और उसके बाद हमने दूसरा निकाला, तो दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी। तो वो इवेंट ऐसे दो अलग अलग हो सकते हैं उसी सैंपल स्पेस पे। सैंपल स्पेस तो सेम होगी उनकी, तो उसी सैंपल स्पेस पे अगर इस तरीके से दो इवेंट्स हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी कंबाइंड क्या होगी वो हमें पता करना है। ठीक है, सो पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वस टू, ये इधर ले आऊं मैं मल्टीप्लाई में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड। हो गया नहीं? ठीक है, दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। यही रूल है ना, यही पूछ रहा है ना वो कि मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। सो दिस इज मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, दैट्स इट। अब इससे समझ क्या आता है तुम्हें? सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कार्ड्स का ही लेते हैं। ए डेक ऑफ कार्ड है, डेक ऑफ कार्ड में कितनी ताश होती हैं टोटल? 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, इसमें एक इवेंट डिस्क्राइब करता हूं मैं, ई। ई इवेंट क्या है कि मैंने फाइंड आउट किया क्या, क्वीन। ठीक है, क्वीन फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी, क्वीन फाइंड आउट करने की। क्वीन कितनी होती है कार्ड में? 7। हाँ, तुम ताश नहीं देखी फिर, खेलनी चाहिए, तुम्हें बताया पूरा चैप्टर है इस पे। ठीक है, 4 होती हैं। ठीक है, तो 4/52 कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 1/13। ठीक है, इसी के बाद ये अकर हो चुका। ठीक है, ई अकर हो चुका है, इसको एफ मान लेते हैं, जैसे हमने लिखा है ना फॉर्मूला उस हिसाब से इसको एफ मान लेते हैं। तो अब ई डिस्क्राइब करता हूं मैं, और ई डिस्क्राइब करता हूं, मान लो मैं क्या डिस्क्राइब करूं, कोई दूसरा इवेंट डिस्क्राइब कर देता हूं। मान लो किंग फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो किंग फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? किंग भी 4 होते हैं, बट अब ताश कितनी है आपके पास? 51 है ना, 51 बची। चलो, तो ये हो गया 4/51। ठीक है, तो ये जो प्रोबेबल, ये दोनों इवेंट हों, ठीक है, ये दोनों इवेंट हों, उसकी प्रोबेबिलिटी मैं इस मल्टीप्लिकेशन से भी फाइंड आउट कर सकता हूं। देखो कैसे, एफ फाइंड आउट कर लिया मैंने 4/52, 1/13 आ जाएगा। ई फाइंड आउट किया मैंने 4/51, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड इज इक्वल टू कितना हो गया? 4/51। ठीक है, क्यों? क्योंकि एफ अकर हो चुका, एक ताश वहां से जा चुकी है, तो जो बची अब उसी में से निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो अगर ये दोनों इवेंट अकर हो ई इंटरसेक्शन एफ, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी मेरे पास कितनी? पी ऑफ एफ इज 1/13 मल्टीप्लाई दूसरा पी ई ऑफ एफ दैट इज 4/51। तो ये कितना आ जाएगा? 4/13 इंटू 51। ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इसकी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये दूसरे तरीके से भी आ सकती है, क्योंकि ई इंटरसेक्शन एफ या एफ इंटरसेक्शन लूँ ई लूँ, वो भी सेम ही बात है। जैसे मैं अगर इसको यूं लिखता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज अकर्ड इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। उस केस में अगर इसको इधर लेके जाऊंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एफ व्हेन ई हैज अकर्ड इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई लिखूं या ई इंटरसेक्शन एफ, वो तो सेम है, कम्यूटेटिव होता है। सो ई इंटरसेक्शन एफ ही लिख देता हूं, विच इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड। ठीक है, अब इसको समझोगी कैसे? ये कह क्या रहा है? दो इवेंट अकर होने,
उनकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, दोनों के अकर होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, दोनों अकर हो ये हम चाहते हैं। सो एक अकर हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, इससे प्रोबेबिलिटी एफ के अकर होने की आ गई हमारे पास। अब ई भी अकर हो, ठीक है, तो अब कंडीशनल हो गया ना ये, क्योंकि एफ अकर हो चुका है और दोनों एक साथ अकर हों उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों इवेंट अकर होने चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एफ और मल्टीप्लाई इसको कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड। ठीक है, तो सिंपल मेथड या याद करने का तरीका है कि आप इसको ऐसे याद कर लें कि दोनों अकर होने हैं, एफ अकर हो चुका है, तो अब ई के अकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो इससे मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, चलो और बताओ ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब इसको देखो अप्लाई करके भी देख सकते हैं हम। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ई इंटरसेक्शन एफ वो आ गई। इसमें अगर पी एफ से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ई बाय एफ ये जो वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये वैसे भी हमारे लिए फायदेमंद है। क्लियर है, डाउट इसमें कोई? दिस इज मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। अच्छा, ये उसी फॉर्मूले से आया है, कुछ नया हमने इसमें नहीं किया। ठीक है, अब इससे एक से ज़्यादा हो तो, ये तो मान लो दो इवेंट्स हैं, दो से ज़्यादा हो तो क्या करेंगे हम? मान लो एक और है इसमें, ये दो के लिए हो गया फॉर्मूला। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ मान लो कोई ए है इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई क्या लिखूं बताओ? देखो ये तीनों अकर होने चाहिए, ए अकर हो चुका है तो अब मैं क्या चेक करूंगा? बी अकर होने की प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब बी और ए दोनों हो चुके हैं, है ना, तो अब सी की चेक करूंगा तो क्या लिखूंगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन ए एंड बी दोनों अकर हो चुके हैं। इस कंडीशन को सेट की फॉर्म में कैसे लिखूंगा? इंटरसेक्शन। वेरी गुड, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ऐसे अगर चार होते तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो क्या करता मैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब कोई दूसरा भी ले सकते हो, यहाँ जरूरी नहीं है कि हमेशा ए ही पहले हो। ठीक है, आप यूं ले सकते हो कि डी अकर हो गया पहले। ठीक है, अब बाकी चेक करूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ, दूसरा कोई बोलो इसमें से, सी ले लेता हूं, सी व्हेन डी हैज अकर्ड। अब चेक करता हूं बी के लिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन सी एंड डी हैज अकर्ड, तो सी इंटरसेक्शन डी। अब ये तीनों हो चुके हैं, ठीक है, इनकी तीनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली, तो ए की क्या रह जाएगी फिर? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ये तीनों अकर होने के बाद ये क्या हो सकता है? ठीक है, तो कितने के लिए ही हम इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मिटा दूं? कोई डाउट नहीं?